The new topic of chemical property of haloalkenes and haloarenes। तो स्टार्ट करते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, जैसे एज अ केमिकल प्रॉपर्टी हम कवर करेंगे इस पूरे लेक्चर भर में किसका, हेलोएल्केन्स का। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टीज सडन टाइप्स में डिवाइड की गई हैं, जैसे कि नॉर्मल हम इससे पहले बेसिक में ही कवर करके आ चुके हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होनी है। जैसे कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, एक तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेशन रिएक्शन। मेनली इन्हीं तीनों पार्ट्स में डिवाइड की गई है। तो एक एक करके हम देखेंगे सारे के सारे रिएक्शंस जो कि ये शो करते हैं हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरेन्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं एक आपको वर्ड सिमिलर कराना चाहता हूं, उससे फैमिलियर हो जाओ तो ज्यादा बढ़िया है। देखो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है, ये वर्ड का, ठीक है ना। ज्यादातर जो टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं उसका मतलब ही नहीं जानते, तो इसलिए कोई पढ़ के फायदा नहीं है ऐसे, ठीक है। ऐसा पढ़ के कोई फायदा नहीं है। हमेशा जो टॉपिक स्टार्ट करो उसके पहले वर्ड से उसका मतलब जानना चालू करो, तभी आपका बेसिक एकदम से क्लियर होगा। तो स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाम से ही पता चलता है, फिलिक मतलब होता है वांट, ठीक है। क्या होता है? वांट मतलब चाहिए, ठीक। न्यूक्लियो मतलब होता है क्या? पॉजिटिव। अब ऐसे टाइप्स के रिएक्शंस जो जिसको में क्या हो, जिसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, ठीक है। ऐसे टाइप्स के एलिमेंट्स जिसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। समझ आया? नहीं आया? चलो तो एक काम करते हैं, क्या क्लोरीन ले लो। क्लोरीन क्या हो जाएगा? एक नेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। इसके ऊपर क्या है? नेगेटिव एलिमेंट। अब नेगेटिव एलिमेंट को क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो ये आ जाएगा एक टाइप का न्यूक्लियोफिल। हमेशा ध्यान रखना, यहां केमिस्ट्री है, लिखेंगे कुछ और, पढ़ेंगे कुछ और, समझेंगे कुछ और, तो ये केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इसलिए हमेशा वर्ड यहां लगेंगे कि भाई ये तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला होगा कोई रिएक्शन, ऐसा रिएक्शन जिसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिसिपेट करे, नहीं। न्यूक्लियोफिलिक ऐसा रिएक्शन जिसमें नेगेटिव चार्ज पहले पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो एक आध दो रिएक्शन बताओ जैसे एज अ रिएक्शन पार्ट में नेगेटिव पार्ट अटैक करता है सबसे पहले। तो सबसे पहले ध्यान दे लो, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल NaOH या फिर KOH ले लो, ठीक है। ये दोनों ही मैंने बेस लिखे हैं। तो बेस में क्या सबसे पहले रिएक्ट करते हैं? जैसे कि एसिड में H+ साइन सबसे पहले रिएक्ट करते हैं, वैसे ही बेस में नेगेटिव OH- अटैक करता है। तो ये किसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा? न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल हो जाएगा। समझ आया? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो जहां पास नेगेटिव चार्ज सबसे पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, मतलब रिएक्टेंट का नेगेटिव पार्ट पार्टिसिपेट करे। चलो तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब रिएक्शन। चलो नाम है तो नाम है। स्टार्ट करते हैं। नाम है तो जहां है अपना टॉपिक में मेनली, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। एक तो SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। किसमें? SN1 रिएक्शन और दूसरा SN2 रिएक्शन। ये दो मेन टाइप्स हैं इसके रिएक्शन टाइप के, अगर बोलेंगे टाइप, ठीक। अब एक एक बात करते हैं। सबसे पहले SN1 कवर कर लेते हैं, फिर उसके साथ साथ SN2 कवर कर लेंगे। SN1 और SN2 में आपको एकदम सिमिलर तो कुछ देखने को नहीं मिलेगा, एकदम अपोजिट में सब कुछ देखने को मिलेगा। चलो तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं तो दूसरा चीज थोड़ा सा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो स्टार्ट लिख लो। पहला टॉपिक SN1 रिएक्शन। SN1 रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है? SN1 रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहां पास 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे तो क्या मतलब, एकदम बेसिक में समझो। देखो जी, ऐसा 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मतलब जहां पास क्लोरीन जुड़ा हो या फिर कोई भी हैलोजन जुड़ा हो। अब मैं क्लोरीन की ही बात नहीं करूंगा, हैलोजन, कोई भी हैलोजन जुड़ा हो, उस हैलोजन के साथ डायरेक्टली जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए, ठीक है। डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हों तो उसे हम बोलते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। और उस पूरे को अगर क्लोरीन हट जाए, क्लोरीन के साथ साथ जुड़ा है तो इसे 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बोलेंगे। समझ आया? क्लियर है?
तो SN1 रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती हैं जिसमें 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्या होता है? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। ये बात को हमेशा ध्यान रखना, जो चीज अपना मेन है उसको सबसे पहले समझो। नेक्स्ट, ये कैसा होता है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Rx, जिसे हम न्यूक्लियोफिल क्या बोलते हैं? अभी मैंने जस्ट बोला उस वर्ड को, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एल्काइल हैलाइड के। क्यों? कौन सा रिएक्शन है? 3 डिग्री तो नहीं है एल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री तो नहीं है और 1 डिग्री तो नहीं है। ये होता है SN1 रिएक्शन का मेन कंपोनेंट। SN1 रिएक्शन का सेकंड पॉइंट लिखो, ये पहला पॉइंट मान लो, इसे सेकंड पॉइंट मान लो, थर्ड पॉइंट मेन लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब ये सबसे ज्यादा SN1 में जो चीजें जरूरत पड़ती है कि ये कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन होती है, तो हमेशा ये ध्यान रखना, ये 2 स्टेप्स में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। 2 स्टेप्स में बोलेंगे तो एक स्टेप में, पहला स्टेप में क्या होगा? कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होगी, CARBO, कैटायंस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होगी, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, और दूसरा सेकेंड रिएक्शन में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिल्स के साथ अटैक कर देगा। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट या फिर CI लिख लो, ठीक है ना, शॉर्टकट में बोले दे रहा हूं। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिल्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा, फिल्स के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो उसे बोला जाता है, रिएक्शन कर जाएगा, उसे बोला जाता है SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब ये दोनों प्रोसेस कैसे होते हैं? देखो, सबसे पहले कार्बोकैटायन क्या होता है ये समझ लो। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बोलेंगे तो ऐसा इंटरमीडिएट जो कि बाद में डिवाइड होने के बाद अपने को एक कार्बन वाला प्रोडक्ट मिले। जैसे कि मैं एक नॉर्मल एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे कि CCC, अभी जस्ट इसका रिएक्शन भी इसी के बाद देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होने के बाद। ये जैसे मेरे पास एक कार्बन का चैन है, अब इस कार्बन के चैन के ऊपर मेरे ऊपर से एक पॉजिटिव चार्ज मिल गया और उसके साथ साथ कोई बाय प्रोडक्ट मिल गया, मान लेते हैं HCl बन गया, मान लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इस टाइप के जो कंपोनेंट्स होंगे जिसके पास कार्बन हो और कार्बन के ऊपर कोई चार्ज पड़ गया हो, तो उसे बोला जाता है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, मैं पहले ही बता चुका हूं बहुत बार, अगर कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया है तो हमेशा वही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेगा। कौन सा? प्रोडक्ट में से 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, एक मेन प्रोडक्ट, दूसरा बाय प्रोडक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट होगा वो हमेशा मेन प्रोडक्ट बनाएगा और बाय प्रोडक्ट एज अ सब्स्टिट्यूट बनाएगा। ठीक है, चलो, तो ये आ जाएगा। सबसे पहले कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी इस तरह से, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, जो भी हो। ठीक है, नेक्स्ट, हाँ भाई, ये क्या है? जो भी कैसा हो, न्यूक्लियोफिल्स पढ़ रहे हैं तो जो भी कैसा हो सकता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना, जो भी कैसा हो ये नहीं है। यहाँ पास हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही होगा क्योंकि ये एक न्यूक्लियोफिल्स रिएक्शन है। ठीक है, हमेशा क्या जो अटैक करेगा इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज। जैसे ही OH मान लेते हैं, OH अटैक करेगा इसके ऊपर, तो हमेशा नेगेटिव ही पार्ट जुड़ेगा कि पॉजिटिव के साथ जोड़ दोगे? नहीं, हमेशा पॉजिटिव के साथ क्या जुड़ता है? नेगेटिव जुड़ता है। ये बात को क्लियर रख के चलना। तो न्यूक्लियोफिलिक, इसके बाद सबसे पहले तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन होगी, हाँ कर लिया हमने। नेक्स्ट, न्यूक्लियोफिल्स के साथ उसकी रिएक्शन करा तो ये क्या हो जाएगा? OH यहाँ एक क्या होगा? एक टाइप का न्यूक्लियोफिल जो कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? चलो, तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो जाए अब इसी में, बस यही तक भाई। ठीक है, तो ये SN2 फिर स्टार्ट करते हैं। हो गया? हाँ, और इसमें एक आखिरी पॉइंट जो सबसे मतलब एज एडिशनल नोट पॉइंट पे डाल लेना नीचे में, नोट पॉइंट में, कि दैट ये भी जो भी आखिरी में ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे, आखिरी में कुछ ना कुछ इन प्रोडक्ट तो बनेगा ही, अब चाहे जितने कार्बन का बना है उससे अपने को कोई लेना देना नहीं। ठीक है, मान लेते हैं ROH नेगेटिव ही बना है, एज ऑफ ROH बना है, ये एज हमारा मेन प्रोडक्ट बना है। ठीक है, एल्कोहल मान लो, इसे एक अल्कोहल आखिरी में बना, तो ये जो मेन प्रोडक्ट बना ये हमेशा एक टाइप का क्या होगा? रैसमिक प्रोडक्ट होगा। अब रैसमिक प्रोडक्ट क्या होता है ये भी वर्ड आ जाए, रैसमिक प्रोडक्ट।
अब सबसे पहले वर्ड आता है रेसमिक प्रोडक्ट। ये होता क्या है ये भी समझ लेते हैं। देखो रेसमिक प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें 50% रिटेंशन हो और 50% इन्वर्जन हो। अब ये दोनों नए वर्ड्स क्या हैं ये भी समझते हैं। तो एक थोड़ा सा रब कर देता हूं फिर स्टार्ट करते हैं। चलो यहीं पास 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन हो उसे बोला जाता है रेसिमेंशन। अब 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन क्या है? देखो अपने पास जो भी एक रिएक्शन ले लो, मान लो ये अपने पास एक कार्बन है, यहाँ पास क्लोरीन, यहाँ पास इसके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ा? पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, ठीक है। इधर एक और कार्बन है, बस इस साइड से एक प्रोडक्ट है अपने पास, ठीक। अब ये जो अपने पास प्रोडक्ट है इसमें से मान लेते हैं OH नेगेटिव। अब OH नेगेटिव का अटैक करने का दो साइड बन सकता है। एक तो क्या OH यहां एकदम फ्रंट से अटैक कर दे और एक OH क्या एकदम घूम घाम के पीछे से आके अटैक मार दे। ये दो ही पॉसिबल वेज है, या तो फ्रंट से अटैक मारेगा या तो बैक से अटैक मारेगा, यही दो चांसेस है। तो ये दो जो चांसेस अपने पास बन रहे हैं यही आता है एक इन्वर्जन का केस और दूसरा रिटेंशन का केस। अगर वो फ्रंट से हमेशा अटैक मारता है उसे रिटेंशन बोला जाता है, रिटेंशन बोला जाता है। अगर वो पीछे से अटैक मारता है उसे इन्वर्जन बोला जाता है, ठीक है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वो आगे पढ़ेंगे, अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, ठीक है। चलो तो इसे इन्वर्जन बोला जाता है। अब जिसमें दोनों होने के चांसेस हो, 50-50 हो, 50% रिटेंशन होने का भी चांसेस है और 50% इन्वर्जन होने का भी चांसेस है, तो उसे रेसिमेंशन बोला जाता है, ठीक है। 50-50% चांसेस। तो ऐसे ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अपना SN1 रिएक्शन जो भी होता है वो एक टाइप का रेसमिक प्रोडक्ट देता है। मतलब इसमें आगे से भी अटैक करने के चांसेस है 50% और 50% पीछे से भी प्रोडक्ट करने का फॉर्मेशन करने का चांसेस है। तो इसे बोला जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 रिएक्शन। तो चलो आगे बढ़ते हैं, इसी में एक बार स्क्रीनशॉट हो जाए। स्क्रीनशॉट हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का SN1 रिएक्शन कंप्लीट। समझ आया? कोई डाउट हो फ्रीली कमेंट करना। नेक्स्ट इसी में बढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन एकदम आपको उसका अपोजिट देखने को मिलेगा, पर कई चीजें ना इसमें भी सिमिलर हैं, पर लोग बोलते हैं एकदम अपोजिट है, तो मैं भी बोल रहा हूं अपोजिट है भाई। चलो ठीक है, पर एकदम से अपोजिट नहीं है, एक बात को ध्यान रखना। SN1 रिएक्शन एकदम से अपोजिट नहीं है, कई चीजें सिमिलर भी देखने को मिलेंगी दोनों चीजों में। क्या सिमिलर है दोनों चीज में? अगर मैं बोलूं तो सबसे बड़ा सिमिलर है कि दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। क्या SN1 रिएक्शन और SN2 में सबसे बड़ा सिमिलर क्या चीज है? कि ये दोनों ही बच्चे हैं SN2 रिएक्शन, अरे सॉरी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। तो ये इससे बड़ा सिमिलर चीज क्या है? नेक्स्ट पढ़ते हैं SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती हैं? SN2 रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव हो। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड बोले तो मतलब जिस कार्बन के साथ एक कार्बन, मतलब जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन मतलब X जुड़ा हुआ है, उस हैलोजन के साथ सिर्फ मतलब उस कार्बन के साथ डायरेक्टली सिर्फ एक ही कार्बन जुड़ा हो, तो उसे बोला जाता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, ठीक है। अगर कुछ भी एक भी कार्बन ना जुड़ा हो तो उसे भाई 0 डिग्री बोल लो मेरी तरफ से। चलो तो ज्यादा इधर उधर का सोचना मत, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर आता है 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, फिर आता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। मतलब SN1 रिएक्शन का एकदम जस्ट अपोजिट। उसमें 3 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव था और इसमें क्या है 1 डिग्री सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये SN1 रिएक्शन की खासियत हो जाएगी। चलो तो SN1 रिएक्शन कंप्लीट। अब SN1 रिएक्शन में मेनली हम किस चीज पे फोकस करेंगे? इसे एज 1.1 बना लेना या फिर टेंशन मत लेना, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नोट्स को खोलने के लिए पासवर्ड दे देना JP वर्ल्ड, नोट्स खुल जाएगा, डाउनलोड करके आराम से लिख लेना। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इसमें क्या होता है? रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अल्काइल हैलाइड की। ये बात तो क्लियर है, किसके? अल्काइल हैलाइड, या फिर RX डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, दोनों चीजें की है RX, ठीक है। और इसके साथ साथ OH नेगेटिव के ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। OH मतलब क्या है? OH मतलब OH, ठीक है। इसके ऊपर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ज्यादातर रिएक्शन जो कि SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन में शो होगी वो OH की मदद से ही हम लेकर के करते हैं। ये जनरली OH इस टाइप से भी लिख सकते हो, या फिर इसे करेक्ट वर्ड्स में लिखना है तो हमेशा O के ऊपर माइनस लगाओ।
क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन कभी नेगेटिव नहीं होता है, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो एकदम करेक्ट लिखना है तो O के ऊपर माइनस लगाओ। चलो तो ये आ जाएगा ऐसा। इसमें रेट डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ही, उसके साथ साथ OH के भी होगा, ठीक है, यानी न्यूक्लियोफिल्स के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा, ये कितने स्टेप्स में ये रिएक्शन पूरी होती है? तो ये स्टेप्स की अगर बात करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। एक स्टेप बोले तो कैसा एक स्टेप? एक स्टेप बोले तो सिंपल से समझ लो कि एक ही स्टेप मतलब ऐसा एक स्टेप जिसमें ट्रांजिशन स्टेट, ठीक, ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट कौन सी स्टेट होती है ये भी तो समझा दे भाई। देखो ट्रांजिशन स्टेट ऐसी स्टेट होती है जो हाँ ना तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है और ना ही रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट पूरी तरह से खत्म होता है। मतलब रिएक्टेंट भी 50% वो रहता है और प्रोडक्ट भी 50% बन जाता है। उस टाइप के पीरियड को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। मतलब इसमें कंप्लीटली पूरा प्रोडक्ट नहीं बनेगा बट पूरा रिएक्शन भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा, ठीक। और जस्ट ट्रांजिशन स्टेट बहुत ज्यादा हाईली इनएक्टिव रहते हैं, मतलब हाईली एक्टिव रहते हैं और हाईली एक्टिव के बाद ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहते हैं और टूट करके स्टेबल फॉर्म के लिए प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये रिएक्शन जनरली एक ही स्टेप्स में होती है बट ये थ्रू ट्रांजिशन स्टेट फॉलो करते हुए जाती है। तो ये इसका भी समझ के चलना है स्टेप में। अभी जस्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। अब इसे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टेप हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। अब इसमें इन्वर्जन होगा, मतलब इसमें रैसमिक प्रोडक्ट मिलेगा कि नहीं? नहीं भाई, रैसमिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ 100% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। 100% इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट मिलेगा। 100% इन्वर्जन बोले तो ये तो पहले ही बात कर चुके हैं। इन्वर्जन क्या होता है? मतलब पीछे से अटैकिंग करने वाला, ठीक है, कायर है साला। चलो तो पीछे से अटैकिंग करेंगे, यहाँ पास 100% इन्वर्जन यहाँ देखने को मिलेगा SN2 रिएक्शन में। तो ये हो गया स्क्रीनशॉट, जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर जस्ट इसमें आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, जो रैसमिक प्रोडक्ट और ये इन्वर्जन और रिटेंशन, ये तीनों चीजें हमने कवर की। तो इसमें ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ रैसमिक प्रोडक्ट ही इनएक्टिव रहता है। इनएक्टिव बोले तो वो ज्यादातर क्या रहता है? स्टेबल फॉर्म में रहता है, किसी के साथ इस रिएक्शन नहीं शो करता है। बट इन्वर्जन और रिटेंशन एक एक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ चांसेस होने के मतलब रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब ऐसा क्यों? ये भी तो आता है क्वेश्चन में भाई, क्यों 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 जोड़ देते हो? चलो क्यों क्यों जोड़ने के मजा आता है। नेक्स्ट, ऐसा क्यों? देखो यहां पास जो अपने पास रैसमिक प्रोडक्ट मिलते हैं वहां पास पूरा बैलेंस स्टेट बन जाता है। बैलेंस स्टेट मतलब उनका डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। अब डाइपोल मूवमेंट कैसे 0 हो गया? देखो यहां पास से 50% इन्वर्जन हो रहा है, यहां पास से 50% रिटेंशन हो रहा है। मतलब 50% आगे से रिएक्शन हो सकता है, 50% पीछे से भी रिएक्शन हो सकता है। ओवरऑल रिएक्शन कहां से हो सकता है हम नहीं बता सकते, ओवरऑल कहीं से भी रिएक्शन हो सकता है। तो यहां पास एज अ डाइपोल मूवमेंट पूरा का पूरा बैलेंस रहता है, ठीक है। हम 50-50% कोई बता नहीं सकता भाई कि ऐसा कि जैसे बायो में देखो भाई कि अब इसको लड़का होगा कि लड़की होगा। अब भाई कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि लड़का ही होगा या लड़की ही होगा, ठीक। तो इसी तरह से हमारा यहां भी स्टेट रहता है रेसिपेंशन में। बट अगर 100% इन्वर्जन बोलो तो सिर्फ और सिर्फ पीछे से ही अटैक मारेगा, तो हमें कंफर्म रहेगा कि इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक। डाइपोल मूवमेंट कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये आता है इन दोनों का केस। तो इसलिए इन्वर्जन हमेशा एक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, मतलब वो रिएक्शन शो करने के चांसेस उसका बहुत ज्यादा रहता है। बट जो अपने पास SN1 रिएक्शन रहता है वो इनएक्टिव प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उसका डाइपोल मोमेंट 0 रहता है, एज वो एक रैसमिक प्रोडक्ट देता है। तो एक इसका स्क्रीनशॉट हो जाए इस SN1 SN2 रिएक्शन की। और जस्ट इसी में आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और इसी तरह से केमिकल प्रॉपर्टी। अब आता है जो भी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन, ये हो गया। नेक्स्ट SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन जो भी मेरे पास हैं, तो उन दोनों में एक चीज और कॉमन है। ये तो पहला बात कर लिया हमने जस्ट कि ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर आते हैं। और क्या चीज कॉमन है?
देखो एक चीज और कॉमन है, दूसरा चीज तो अभी एक और बता देता हूं यहीं पास, कि यहाँ पास उसमें भी रेसी मेंशन होता है, ठीक है, उसमें SN1 रिएक्शन में क्या होता है, रेसी मेंशन होता है, मतलब 50% इन्वर्जन तो होता है या 100% इन्वर्जन हो रहा है, मतलब इन्वर्जन होने के दोनों में चांसेस है। सॉरी, एक में पूरा का पूरा 100% चांसेस है, एक में 50% चांसेस, मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि इन्वर्जन नहीं होता है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में हम क्या बोल सकते हैं, इन्वर्जन नहीं होता है, नहीं, इन्वर्जन होता है, बट 50% चांसेस है, ठीक है। तो ऐसे बोल सकते हैं इन्वर्जन भी एक, दोनों में कॉमन चीजें हैं। और तीसरा कॉमन चीजें, कॉमन की बात करूंगा तो तीसरा कॉमन क्या आ जाएगा कि एज कौन कौन से लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट तीसरा आ जाएगा, कि जैसे कि RX है मेरे पास, ठीक है, RX मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि अल्काइल हैलाइड है। अब X कैन बी फर्दर आयोडीन हो सकता है, क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है, इतने सारे हैलोजेंस हैं। तो अब ये सारे हैलोजेंस में कौन सा हैलोजन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और बेटर उसकी SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन में रिएक्ट करने की चांसेस सबसे ज्यादा आएगा। तो ये दोनों चीज दोनों के लिए एकदम सिमिलर है, SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के लिए एक ही साथ है, इसलिए ऐसा कॉमन में ही बताई दे रहा हूं कि दैट सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। हम पहले तो ये भी जानेंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा, इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद ये भी मैं बताऊंगा कि क्यों रिएक्टिव होता है। जिसको मालूम है तो एक बार फ्री कमेंट कर देना भाई, वीडियो पॉज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा RI, नेक्स्ट आता है RBr, और इसके बाद नेक्स्ट आता है RCl, और नेक्स्ट आता है RF। अब ऐसा क्यों, नेक्स्ट Y कैंसर लिखो, चलो Y ऐसा क्यों, देखो ये मेनली डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप के ऊपर। किसके ऊपर, LEVING, लिविंग, स्पेलिंग गलत है आई थिंक सो, लिविंग देख लेना, ग्रुप, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या है, व्हाट इज लिविंग ग्रुप, देखो लिविंग ग्रुप ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि एक नॉर्मल स्टेट में अगर अपने कंपोनेंट के साथ अलग भी हो जाए तो वो सरवाइव कर सकते हैं। तो एज सबसे ज्यादा सरवाइव करने की कैपेसिटी आयोडीन की होती है। एज पहला कारण मैं इसका बोलूं तो स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज साइज है, तो एज एटमॉस्फेयर में ज्यादा मतलब सरवाइव कर सकता है, ठीक है। फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर आयोडीन। अब ऐसा क्यों भाई, दूसरा चीज आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कॉन्सेप्ट है इन दोनों के बीच में। क्यों भाई, क्यों, इसका फ्लोरीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बहुत छोटा होता है। दूसरी बात, स्ट्रक्चर छोटा होने के साथ साथ ये क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ये किसी के साथ भी रिएक्शन कर जाएगा, उसके एटमॉस्फेयर में कोई भी चीजें रहेंगी उसके साथ बहुत जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। तो क्या ये टूटने के बाद सरवाइव कर पाया, नहीं कर पाया, ये किसी और के साथ रिएक्शन कर लिया भाई। बट यहाँ आयोडीन के साथ ऐसा नहीं होता, ये किसी ना किसी के रूप में सरवाइव कर लेगा ज्यादा देर तक इन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में। एज इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के कारण इसका रिएक्शन कैपेसिटी भी कम है दूसरे के मुकाबले। क्लियर, एडम माइंड शार्प रखना है, शार्प है, चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो, तो सबसे ज्यादा लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है जो कि SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के लिए सेम टू सेम है, तो RI सबसे ज्यादा, फिर RF सबसे कम। तो एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, लिविंग ग्रुप की स्पेलिंग लिखो, LEAVING, लिविंग, GROUP, ग्रुप। नेक्स्ट, अब इसमें एक और टर्म समझ लो, एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफिल्स कौन से होते हैं। एम्बिडिएंट न्यूक्लियोफिल्स ऐसे न्यूक्लियोफिल्स रहते हैं जिनके पास दो अटैकिंग साइट्स रहती है। दो अटैकिंग साइट बोले तो देखो एक एग्जांपल बताता हूं, NO2, देखो NO2 यहां पास दो अटैकिंग साइट है, क्या क्या, या फिर एक CN ले लो, CN, यह भी यहां पर भी दो अटैकिंग साइट है। बड़ी उलझन है भाई, कैसे अटैकिंग साइट है, देखो NO2 में हमारा नाइट्रोजन भी कई रिएक्शंस में अटैक करता है और कई रिएक्शंस में ऑक्सीजन भी अटैक करता है। तो ये आ जाएगा एक एग्जांपल। दूसरा एक आध रिएक्शन करा के एक्सप्लेन कर दे तो ज्यादा मेरे को क्लियर हो जाए। चलो यार, रिएक्शन भी लिखो, ठीक है, अपन हर चीज के साथ एक्टिव है, ज्यादा चीजें क्लियर ना हो क्लियर कर देंगे। स्प्राइट, तो नेक्स्ट एज अ रिएक्शन फर्स्ट लिखो, देखो कैसा
कि मान लो मेरे पास कोई भी अल्काइल ले रहा है, मतलब RCl ही ले लेते हैं, ठीक है ना, एक नॉर्मल RCl ले लेते हैं, उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसके साथ, KNO2 के साथ, ठीक है, यानी पोटेशियम नाइट्रेट के साथ करा रहा हूं। तो यहां पास क्या मेरे पास प्रोडक्ट बनेगा, RONO बनेगा, रोनो, क्या बनेगा, RONO। यहां पास कौन सा रिएक्शन किया, ऑक्सीजन रिएक्शन किया, क्लियर है। अभी इसके बाद एक और रिएक्शन लिखो, RCl ही ले लो, सेम टू सेम, ठीक है। अब इसके साथ AgNO2 के साथ रिएक्शन करो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, हर चीज का सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहां पास कौन सा रिएक्शन करेगा, अब यहां रिएक्शन कराओगे तो RNO2 रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगा, और यहां प्रोडक्ट कौन फॉर्मेशन किया, मतलब रिएक्शन साइड कौन शो किया, एस नाइट्रोजन शो किया। इसमें कौन शो कर रहा था, ऑक्सीजन, यहां कौन शो किया, नाइट्रोजन। तो यहां दो अटैकिंग साइट है, मतलब इस टाइप के न्यूक्लियोफिल्स को क्या बोला जाता है, एम्बीडिएंट न्यूक्लियोफिल। एम्बीडिएंट का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्या, इंडिपेंडेंट जहां पर इंडिपेंडेंट नेशन रहता है, तो वहां हर एक आदमी को अपना तरीके से काम करने की छूट है, तो यहां भी इसको अपने तरीके से काम छूट है, ठीक है। नाइट्रोजन अटैक मारना है मार, ऑक्सीजन अटैक मारना है मार, जिसको अटैक करना है उसको अटैक करो। चलो ये आ जाएगा। CN के हिसाब भी देखोगे क्या, चलो आगे कर लेंगे रिएक्शन, अभी केमिकल रिएक्शन भी इतनी सारी करनी है, इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आता है जो सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो कि मेनली 2-3 सालों में हर साल रिपीट होते ही रहता है। क्या क्वेश्चन है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं वो सबसे ज्यादा हैलो एल्किन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर हैलो एरिन्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बात दिमाग में हमेशा बैठा के रखना, दैट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 हो या SN2 रिएक्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा एल्काइल हैलाइड, मतलब एल्काइल हैलाइड यानी हैलो एल्केन्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हैलो एरिन्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं, क्योंकि वो जहां रिएक्शंस उतना ज्यादा हैलो एरिन्स शो नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्यों नहीं करते हैं, व्हाई, कि हैलो एरिन्स रिएक्शन शो क्यों नहीं करते हैं, हैलो ARENES एरिन्स रिएक्शन क्यों नहीं करते, ये भी है। हैलो एल्केन रिएक्शन करते हैं, एल्केन्स रिएक्शन करते हैं, बट हैलो एरिन्स नहीं करते। इसका साफ साफ कारण समझते चलो, तो समझो 2-3 पॉइंट्स के हिसाब से मैं समझा दूंगा, सारी चीजें क्लियर है। देखो हैलो एल्किन का केस लो, हैलो एल्किन्स क्या आ जाएंगे, एक नॉर्मल मैं लिख देता हूं CH3CH2Cl, एक ले लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक हैलो एल्केन हैलो एरिन्स के लिए लिखो, हैलो एरिन्स में क्या आ जाएगा, एक बेंजीन बना देता हूं भाई, ठीक है, और उसके ऊपर क्या लगा देता हूं, क्लोरीन लगा देता हूं, दोनों सेम टू सेम है। अब बोल रहे होगे इसमें कार्बन कम लिखो, इसमें कार्बन लगा, भाई ये काम कर, इसको तू C6 इसको लिख ले, C6H5Cl, ठीक है। अब क्लियर है, अब तो कोई प्रॉब्लम है क्या, कार्बन भी अच्छा है। हाइड्रोजन का आई थिंक सो बैलेंस नहीं हो रहा होगा, तो बैलेंस कर लेना, बैलेंस क्या करोगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस करना तो कर लेना, ठीक, हाइड्रोजन के लिए। चलो तो जस्ट, तो ये इसके लिए इसी तरह से दोनों में कार्बन कार्बन मान लो सेम है, हर चीजें सारी चीज सेम है, बट यहां इन दोनों वाले में रिएक्शन में न्यूक्लियोफिल सबसे ज्यादा क्यों रिएक्ट करते हैं, तो यहां पास हमेशा ध्यान रखना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, बट अंतर है इसके सिंगल बॉन्ड में और उसके सिंगल बॉन्ड में। क्यों अंतर है, यहां इसलिए अंतर है, यहां इसलिए अंतर है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड के एक्चुअल सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, बट ये पार्शियल डबल बॉन्ड के थ्रू अटैच है। पार्शियल डबल बॉन्ड किस तरह से बढ़ रहा है, रेजोनेंस के कारण बन रहा है। बेंजीन रिंग में क्या होता है, जो अंदर के बॉन्ड्स रहते हैं वो कंटिन्यूअस रोटेट करते रहते हैं, तो रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। तो 2 बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि 1 बॉन्ड को तोड़ना आसान है, 1 बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ठीक है। तो ये इजीली टूट जाएगा, तो इजीली टूट जाएगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, इसके लिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। पहला समझ आया, पहला केस में भाई ये जीत गया। चलो नेक्स्ट केस समझते हैं, ये हो गया। तो एक ये कारण हो जाएगा जिसके कारण हैलो एल्किन्स भारी भरकम है भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, बट हैलो एरिन्स नहीं है। अब इसी में देखें, इसी में देखो तो sp3 हाइब्रिडाइज के साथ ये कार्बन जुड़ा रहता है, और इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट रहता है।
क्लियर है? सिमेट्री और एसिमेट्री का केस आ रहा है। इसमें sp3 प्रेजेंट रहता है नॉर्मल में, और इसमें हेलो एरेन्स में बात करेंगे तो sp2 हाइब्रिडाइज प्रेजेंट। sp3 sp2 क्या है? देखो sp3 हाइब्रिडाइज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में रहते हैं। क्या रहते हैं? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर में प्रेजेंट रहते हैं। बट वहीं sp2 हाइब्रिडाइज क्या रहते हैं? हाई लिखो या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर रहता है इनका। अब ऐसा क्यों? देखो इसका साफ सा कारण है कि भाई एक साफ सा कारण बता दे, ठीक है? चलो ये इसका दो तीन चार बहुत सारे कारण है, तो फिर भी एक सुनो। ड्यू टू एक आता है एस कैरेक्टर, ठीक है? एस कैरेक्टर का मतलब क्या है? देखो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक नॉर्मल सा केस समझ के चलो कि ये इसके आजू बाजू जो कार्बन्स हैं वो किसके थ्रू अटैच हैं। एक मान लेता हूं, एक नॉर्मल कार्बन जो है इसके थ्रू, किसके थ्रू जो अटैच है? एक सिंगल बॉन्ड के थ्रू अटैच है, ठीक है? और उसमें कितने सारे हाइड्रोजन हैं? करीब अगर इसकी ही बात कर लेते हैं तो नॉर्मल इसके पास दो हाइड्रोजन है, और उसी के बगल में जो एक कार्बन है उसके पास तीन हाइड्रोजन है, या मान लेते हैं 2 ही हाइड्रोजन है इसके पास भी। इस तरह से केस ले लो भाई, चलो इस तरह से बता दे, तो इसके पास भी फिर भी 2 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ हाइड्रोजन की इंटेंसिटी ज्यादा है। हाइड्रोजन के नंबर्स क्या हैं? ज्यादा हैं, जो कि क्या पॉजिटिव कैरेक्टर को ट्रांसफर कर रहे हैं इस कार्बन में, ठीक है? बट यहां नहीं है, यहां हर एक पोजीशन पे सिर्फ और सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। टोटल हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 5 ही हाइड्रोजन है, बट इसमें 5 हाइड्रोजन नहीं रहेंगे। क्लियर है? एक तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। सेकंड कॉन्सेप्ट आ जाएगा, यहां डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं कार्बन के बीच में, बट यहां डबल बॉन्ड नहीं, यहां सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। इसके केस में एज सिमेट्री फॉर्मेशन होने के कारण, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है। इसमें एसिमेट्री मतलब नॉर्मल सिमेट्री फॉर्मेशन नहीं हुई है, एसिमेट्री जिसे बोला जाता है, तो ये क्या है? कंडीशन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की कंडीशन है। क्लियर? चलो ये हो जाएगा। तो इसके कारण क्या? एस कैरेक्टर प्रोड्यूस होगा। एस कैरेक्टर क्या बोला जाता है? एस कैरेक्टर को शॉर्ट कैरेक्टर भी बोला जाता है। मतलब इसमें जो इसके ये बॉन्ड और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं, कलर कहां गया? रुको यार 2 मिनट। एक ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ और इसमें ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, इन दोनों बॉन्ड के फॉर्मेशन होने में भी बहुत अंतर है। अब जमीन आसमान का क्या अंतर है? शॉर्ट कैरेक्टर का मतलब ही होता है कि इन दोनों के बीच का बॉन्ड क्या होगा? लंबा होगा, और इसमें शॉर्ट कैरेक्टर अप्लाई होगा क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन शॉर्ट कैरेक्टर को जन्म देता है। तो इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होगा LENGTH लेंथ होगा, वो बहुत कम होगा। इसमें जो लेंथ होगा वो हाई होगा। ये आ गया, ये भी सेकंड कैरेक्टर हो गया। तो ऐसे भाई अगर लेंथ छोटा सा है भाई, इसके और इसके बीच में लेंथ बहुत छोटा सा, तो इसको मैं क्या तोड़ पाऊंगा? नहीं तोड़ पाऊंगा। क्यों नहीं तोड़ पाऊंगा? क्योंकि ये इतना छोटा कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, या फिर ये जो बॉन्ड फॉर्म अपने जो भी एटम को जोड़ के रखा है अपने साथ, उसको बहुत तेजी से खींच रहा होगा। अब बहुत तेजी से खींच रहा है तो भाई उसमें फोर्स ज्यादा लग रहा है, तो उसके लिए तोड़ने के लिए भी ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बट यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ ना तो कोई शॉर्ट कैरेक्टर का केस है, ना ही एस कैरेक्टर को जो कोई केस नहीं है। चलो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, ये केस आ जाएगा। अब आखिरी केस एकदम बच्चों वाला है, ठीक है? इसमें और इसमें क्या अंतर है? सबसे ज्यादा तो आप देख के ही बता सकते हो क्या अंतर है। दैट ये वाला जो एलिमेंट है ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब इतना ज्यादा मैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल दिया हूं, तो एक चीज तो कॉमन बोल ही सकते हो कि ये एक नेगेटिव एलिमेंट है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट, नेगेटिव मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन कर रहा है, बट ये इतना ज्यादा नेगेटिव मॉलिक्यूल फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। अब ये पहले से ही इतना ज्यादा नेगेटिव है, ठीक है? क्या है? नेगेटिव है, पहले से ही इतना नेगेटिव है। क्या आप इसमें और नेगेटिव जोड़ पाओगे आसानी से? ना खो। बट यहां क्या है? यहां इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां पास हाइड्रोजन इसके पॉजिटिव नेचर को बढ़ाई दे रहे हैं, तो यहां मैं आसानी से जोड़ सकता हूं, एक नेगेटिव को हटाया और उसकी जगह और एक नेगेटिव को जोड़ दिया। बट यहां पास पहले से इतना नेगेटिव है, तो नेगेटिव को तोड़ो पहले, फिर नेगेटिव और नेगेटिव को जोड़ो, तो भाई इसके लिए तो एनर्जी बहुत सप्लाई करना पड़ेगा।
चलो, तो ये आसानी से आप समझ आ गया होगा तीनों फैक्टर्स में कौन सा, तीनों में यही जीत गया। ये कौन जीत गया? ये जीत गया। तो ये कौन हो गया भाई? इसके लिए सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। क्लियर? एडम माइंड साफ, कंप्लीट। चलो अब बात कर लेते हैं, इसका एक स्क्रीनशॉट हो जाए, रद्दी सा दिख रहा है फिर भी किसी को लेना होगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसे नेक्स्ट टॉपिक। क्या नेक्स्ट टॉपिक होगा? कुछ नॉर्मल बेस बात कर लेते हैं, इसके बाद आखिरी में केमिकल रिएक्शन भी करेंगे। ऐसा नहीं है केमिकल रिएक्शन छोड़ देंगे। नेक्स्ट बात करते हैं। चलो तो इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं कि अब कुछ नॉर्मल इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एक मार्क्स में बहुत साल पूछे गए हैं ना, ठीक है ना, उसी बात कर लेते हैं। तो एक कायरल कार्बन होता है, ठीक है, CHAIRL, कायरल। कायरल की स्पेलिंग आई थिंक सो गलत है, CHIRAL, कायरल कार्बन, ठीक। कायरल कार्बन एटम, इसी को क्या बोला जाता है? एसिमेट्री एटम भी बोला जाता है, ठीक है ना। कायरल कार्बन एटम कौन से एटम्स होते हैं? कायरल कार्बन एटम्स ऐसे एटम्स होते हैं जिसमें हर एक बॉन्ड के थ्रू, मतलब 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, चारों बॉन्ड्स में अलग अलग एलिमेंट जुड़े हों। यहाँ क्लोरीन जुड़ा है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ क्या जुड़ा है? CH3 जुड़ा है, यहाँ मान लेते हैं क्या जुड़े हैं? कोई और एलिमेंट मान लो सोडियम जुड़ा है भाई। इतने तो हर एक एटम के साथ, हर एक बॉन्ड के साथ क्या क्या जुड़े हैं? एक डिफरेंट एलिमेंट जुड़े हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट जुड़े होते हैं तो कौन सी कंडीशंस क्रिएट करता है? एक कायरल कार्बन की कंडीशन क्रिएट करता है, और जिसे एक एसिमेट्री की भी कंडीशन बोल सकते हैं। तो एक एसिमेट्री की कंडीशन कंटेन करता है। तो ये आ जाएगा पहला टर्म। अब नेक्स्ट इसी में आता है इसी सेकंड टर्म एंसोमर्स। क्या होता है? एन एंसोमर्स, ENINTOMERS, स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है ना। एन एंसोमर्स क्या होता है? देखो एन एंसोमर्स होता है मिरर इमेज कि भी किसी भी जो भी हमारे पास गिवन कंपाउंड है उसकी क्या होगी? मिरर इमेज। मिरर इमेज को ही हम बोलते हैं एन एंसोमर्स या फिर एन आइसोमर्स बोला जाता है। मिरर इमेज, देखो एन एंसोमर्स हमेशा ध्यान रखना, ये कौन सी इमेजेस होंगी? ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल इमेजेस होंगी। अब ये नया टर्म आ गया भाई, नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होगा? चलो, तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल ऐसे टाइप के होते हैं जो कि सुपर इम्पॉसिबल नहीं होते। ये क्या बोल दिया? एक ही जेट बोल दिया। चलो सबसे पहले सुपर इम्पॉसिबल समझो, उसके बाद मैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल भी समझाऊंगा। सुपर इम्पॉसिबल होता है कि ऐसे वर्ड्स जो कि जस्ट उठाओ उसके मिरर इमेज के ऊपर तो उसी के ऊपर एकदम सेट हो जाएंगे। एक उठाओ उसके मिरर इमेज के ऊपर डालो, रखो एकदम से, ऐसे उठा के ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है, डायरेक्ट रख दिया तो ये क्या बन जाएगा? सुपर इम्पॉसिबल, ठीक। एक और समझा दो, ओ उठाया, ओ के ऊपर डायरेक्टली रखा, बन गया। ये आ जाएगा, क्या हो जाएगा? ये एक टाइप का ये हो जाएगा सुपर इम्पॉसिबल। बट नॉन सुपर इम्पॉसिबल्स ऐसे होते हैं जो कि उसके डायरेक्टली मिरर के ऊपर रखोगे इमेज के ऊपर तो नहीं फॉर्मेशन होंगे। जैसे कि मैं क्या बना दिया? जेड बना दिया, तो ये कैसे बनेगा? ये कुछ इस तरह से बनेगा। ये वाला टर्म फोकस पे रहेगा, ये वाला भी टर्म इधर साइड रहेगा। अब इसका मिरर इमेज इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ये क्या है? इसको उठाओ इसके ऊपर रखो, नहीं सेट होगा। इसको क्या करना पड़ेगा? मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा, टेढ़ा नहीं करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे कि एक नॉर्मल एग्जांपल ले लो, जैसे कि मेरे पास क्या है? फुटबॉल है, ठीक है, फुटबॉल है। इस तरह से फुटबॉल के ऊपर रखो, बन गया। सेम टू सेम रख सकते हैं, बन गया, ये आ जाएगा, ठीक। बट मैं वहीं पास क्या ले लूं? एक ले लेते हैं, क्या ले लूं आसपास? हाँ ये है, तो मार्कर है। चलो मार्कर बनाओ। ये आ गया मेरा, इधर टुंडी और इधर कैप। अब इसके इमेज बनाओ। ये रे सार का तो बन जाएगा यार, ये गलत हो गया। इसका तो ऐसा उठा के तो मैं डायरेक्ट ऐसे रखूंगा तो बन ही जाएगा। इसका नहीं, ऐसा नहीं है, ये नहीं चलेगा, ये ना चलेगा बबुआ। कुछ और चीज बताओ जो कि ऐसा ना बने, ठीक। तो अब आप एक आध सोच के अपने से ही बना लेना, मेरे पास टाइम नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं, पता वैसे कुछ कंपाउंड ले लेना जिसका एकदम इमेज उठाओगे, हाँ भाई मैं ही हो गया, मैं ही हो गया, अरे मेरे तो ध्यान ही नहीं है, मैं खुद ही पढ़ा रहा हूं तो मैं भी हो सकता हूं। अब मेरी इमेज क्या बनेगी, कुछ इस तरह से, मेरा आंख इधर, मुंह इधर, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। अब मेरा इमेज क्यों बनेगा कुछ तरह से, इस तरह से, एक इधर, मुंह इधर, ये एक हाथ इधर, एक पैर इधर। अब मैं इसको खुद को उठा रहा हूं, इधर साइड रख रहा हूं, मिरर पे सेट होऊंगा क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे हूं। अब मेरे को ऐसे जाके ऐसे उठा के ऐसे ही रखूंगा तो मेरा मुंह तो इधर साइड है, सेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो इसे बोला जाता है सुपर इंपॉसिबल एंड नॉन सुपर इंपॉसिबल। हमेशा ध्यान रखना है एनहांसोमर्स किसके लिए एप्लीकेबल होते हैं, नॉन सुपर इंपॉसिबल इमेजेस के लिए। तो जो भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, हेलो एल्किन्स हो, हेलो एरिन्स, तो एक टाइप के एनहांसोमर्स भी शो करते हैं, मतलब एक नॉन सुपर इंपॉसिबल इमेजेस भी शो करते हैं। चलो ये आ गया। अब इसी में एक और वर्ड है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रेसिमेंशन मिक्सचर, तो पहले ही कवर कर चुके हैं आई थिंक सो। चलो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, दो टर्म्स सिमिलर वाले छूट गए थे, उस समय में बोला था कि इसको आखिर में समझाऊंगा। देखो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एंड रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नाम से ही वर्ड हो रहा है, RENTENTI, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को आप सिमिलरली इस तरह से समझ सकते हो कुछ एकदम कि दैट ये एक टाइप के रिएक्टेंट के सेम टू सेम, जैसा हमारे पास रिएक्टेंट होगा REACTANT, रिएक्टेंट होगा, मान ले तो कोई भी रिएक्टेंट है जैसे कि NaOH ही हो गया, ठीक है, एक बेस्ट NaOH ही हो गया, तो ये NaOH की जो स्टेरियो केमिस्ट्री होगी, मतलब उसका जिस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन होता है, उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सारी तो उसकी स्टेरियो केमिस्ट्री के मतलब केमिकल प्रॉपर्टी वाला हटा दो, क्या दिमाग में रखो, उसके बीच में जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होगा, उसके बीच में जो एंगल होगा, ठीक है, उसकी जो ज्योमेट्री होगी उसे स्टेरियो बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेरियो केमिस्ट्री जो भी इस रिएक्टेंट की होगी, सेम टू सेम वही प्रोडक्ट ही भी स्टेरियो केमिस्ट्री होगी, तो उसे बोला जाता है रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। अब इसी में नेक्स्ट वर्ड आता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, देखो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जस्ट अपोजिट, अगर स्टेरियो केमिस्ट्री एकदम अपोजिट हो किसके, रिएक्टेंट के जो भी रिएक्टेंट है सेम हो तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, और एकदम अपोजिट हो से REACTANT रिएक्टेंट के एकदम अपोजिट हो तो उसे क्या बोला जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये दोनों टर्म्स को आई थिंक सो आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, तो मैंने कवर करा दिए, इन दोनों का स्क्रीनशॉट ले लो और जस्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो ये टॉपिक बस आई थिंक सो चलो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहां हम केमिकल प्रॉपर्टीज फाइनली स्टार्ट कर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। हमारे नीट वाले टॉपिक पे भी कवर कर लेना भाई लोग, यहाँ पास आई बॉक्स पे मिल जाएगा या फिर एंड पे तो आएगा, एंड स्क्रीन पे देख लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए इस कोरोना काल के जीवन में। जय हिंद, जय भारत।